आज हम एक ऐसे शख्सियत की खोज में निकले हैं जिन्होंने बड़े लंबे संघर्ष के बाद सफलता हासिल की। यहाँ है राजनांदगांव जिले का एक छोटा सा गांव गठुला, जहाँ रहती है अल्पा साहू। अल्पा साहू ने 2015 में CGPSC में पहला कदम रखा। बनने में टाइम लगता है, तो लगे रहना, तैयारी नहीं छोड़नी है। पूरे 9 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद CGPSC 2023 में 66वां रैंक हासिल कर उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने जो सफलता न मिलने पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं होती, आप कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश पुंज के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बैठे हैं अल्पा मैम के साथ। पहले तो अल्पा मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपका यहाँ सफर कैसा रहा? क्या प्रेरणा थी सिविल सर्विस एग्जाम में आने की? सफर बहुत अच्छा रहा, लंबा था, संघर्षपूर्ण था, लेकिन बहुत ही मजेदार था। कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत होता है मंजिल से ज्यादा, तो मैं मानती हूँ कि सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। समय लगा मुझे, काफी लंबा समय था। 2015 में मैंने तैयारी शुरू की। 2015 से आप तैयारी? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट हुआ था। और इसके बाद मैं अपने फील्ड में ही, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में ही आगे काम कर रही थी। फिर मुझे शासनिक सेवाओं के बारे में जानकारी मेरे पिताजी से मेरे पिताजी, बड़े पिताजी का बहुत अहम रोल है कि मैं आज यहाँ हूँ। ये सपना उन्होंने देखा था और उसके बाद मैंने आज इसको साकार किया है। तो मैम, आपने अपनी तैयारी किस तरह से प्रारंभ की? और नए एस्पिरेंट्स जो आते हैं उनको अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, मैंने 2015 से अपनी तैयारी शुरू की थी और मैंने राजनांदगांव की जुलेकर कोचिंग से अपनी तैयारी शुरू की और उसके बाद बिलासपुर की टुटीजा कोचिंग एकेडमी से मैंने अपनी मेंस की तैयारी की थी अभी। और बिलासपुर में रह कर के मैं 2018-19 तक मैं तैयारी कर रही थी। 2017 में मैंने अपना पहला मेंस दिया था और उसके बाद फिर मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। ये लगातार 2023 तक मेरे प्रीलिम्स रुकते रहे। तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं हर बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रही थी। तो एक सबसे बड़ा जो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम इसे एक अलग अलग फेज मान करके कि हम पहले प्रीलिम्स करेंगे, फिर हम मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, वो एक दिमाग में होता है। खासकर जो पहले नए बच्चे होते हैं जो तैयारी में आते हैं, तो वो गलती उन्हें नहीं करनी है जो मैंने की। तो ये मुझे समझ में आया जब बार बार प्रीलिम्स मेरे रुकने शुरू हुए, तो मैंने फोकस किया कि कहाँ गलती हो रही है। मैंने एनालाइज किया मेरी स्ट्रेटेजी में कहाँ कमी है और इसमें मुझे समय लगा था। फिर जब मैंने उसे पकड़ा कि हाँ, जो बेसिक मेरी गलती या मैं जो मिस्टेक कर रही हूँ वो यही थी कि मैं प्रीलिम्स मेरा रुकता था, मैं फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाती थी कि मुझे प्रीलिम्स करना है। मैंने इस पर फोकस नहीं किया कि ये एक एग्जाम एक है, इसके 3 अलग अलग मोड हैं और तीनों मोड के हिसाब से आपको ढालना है। आप किसी एक पड़ाव को पार करके दूसरे पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको तीनों मोड की तैयारी साइमल्टेनियसली आपको करनी है। आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होना चाहिए, इसके साथ में साइमल्टेनियसली आपको उस मेंस की भी तैयारी करनी है, मेंस का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है और साथ में आपको क्या करनी है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। तो 3 मोड है, ऑब्जेक्टिव, रिटन है आपका और इंटरव्यू है। तो तीनों मोड में आपको इसी तरीके से परखा जाता है कि आपका विचार कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप कैसा डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपकी साथ में चलनी चाहिए। तो वो मुझे लगा कि वो कहीं मेरी बड़ी कमजोरी है जो मैंने हमेशा अलग अलग मानी। तो नए एस्पिरेंट्स को इस पर बहुत ज्यादा बिल्कुल मैं कहूंगी कि एकदम साथ में तैयारी करें। हाँ। आपका एग्जाम से प्रीलिम्स के पहले आपका जो 1 से 1.5 महीना या 2 महीने का समय होता है, उसमें आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइए। जिस मोड में आपको एग्जाम देना है उस मोड की प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, मेंस में आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप मोड का ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। तो मैम, आपने परीक्षा की तैयारी के दौरान समय का प्रबंधन कैसे किया? मेरी एक बचपन से घर में एक आदत पिताजी ने और माताजी ने बना के रखा था। एक रूटीन, डेली रूटीन सेट होता था हम लोगों का कि हमको प्रॉपर किस तरीके से एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करना है। तो बचपन से मैं उसमें ढली हुई थी। तो मेरी आदत थी कि मैं
दिन भर का जो मेरा समय होता है उसको मैं प्लान करके चलती हूँ। तो वो जो आदत है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। और आज भी मैं ये करती हूँ कि मुझे जो भी करना है, मेरा मंथली टारगेट, मेरा वीकली टारगेट होता है और मैं अपने टाइम को प्लान करके चलती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी मिली। मैं बहुत अपनी स्ट्रेटेजी बनाया करती हूँ, कैसे मुझे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कौन से करने हैं और कहाँ मैं वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग, किस में मुझे कितना टाइम देना। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो मैम कठिन समय में आप खुद को कैसे प्रेरित करते थे? वाकई ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबा समय रहा। 2015 से मैंने तैयारी शुरू की थी और आज 2024 लगभग 9 साल हो चुके हैं। और कठिन धैर्य की परीक्षा थी मेरे लिए ये। ऐसा रहा कि लगातार असफलता। हालांकि मैंने पटवारी की परीक्षा 2017 में मुझे पटवारी की परीक्षा देनी की और उसके बाद 2017 में मैंने मेंस लिखा था। लेकिन उसके बाद लगातार मेरे प्रीलिम्स जब रुकने शुरू हुए तो एक समय ऐसा भी आया जब मुझे सेल्फ डाउट आने लगा कि कुछ कमजोरी हो रही है क्या। तो ऐसे समय में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे वापस ये ध्यान दिलाया कि नहीं, आप इस सेवा के लिए बने हैं, आपको तैयारी रखनी है। तो उनका जो विश्वास देख करके मेरा विश्वास वापस लौट आता था। हालांकि मेरा लक्ष्य था, मेरा टारगेट था, तो मन थोड़ा सा निराश होता है, दुखी होता है परिणाम से कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे, थोड़े से होता है। लेकिन क्योंकि मेरा लक्ष्य था तो मैं वापस तैयारी में अपनी कमजोरियों को खोज करके लगी रहती थी कि नहीं, करना है और करना है तो फिर खुशी से करना है, एंजॉय करते हुए करना है। मैंने कहा ना, सफर खूबसूरत होता है, तो वो सफर मैंने एंजॉय किया है। तो मैम परीक्षा की तैयारी के दौरान का आपका सबसे बेहतर अनुभव या मजेदार अनुभव क्या था? मजेदार किस्से तो बहुत सारे रहे हैं। एक जो मेरे अभी जहन में आ रहा है कि हमेशा मेरी राइटिंग को लेकर के तारीफ हुआ करती थी। और एक ऐसा ही किस्सा है, मैं मेंस की कोचिंग कर रही थी, दौरान मैं सामने बैठा करती थी क्लास में। तो सर ने अचानक मेरी कॉपी देखी और कॉपी मेरी उठाई मेरे हाथ में और ऐसे दिखा दी कि देखो, इस बच्ची ने जो लिखा है इसकी हैंडराइटिंग देखो, और अगर इसने लिख दिया तो ये बिल्कुल ये पोस्ट लेके जाएगी। हाँ, ये सिलेक्शन पक्का है, ये डिप्टी कलेक्टर बन रही है। तो ये वो तैयारी का पहला दौर था, तो खुशी तो होती है, खुशी होती है। तो तब से मुझे लगभग सभी अच्छी हैंडराइटिंग के रूप में, मतलब राइटिंग के नाम से जानने लगे। मैं कभी बुक स्टोर में जाती हूँ, अच्छा आप वही हो ना हैंडराइटिंग वाले, अपनी कॉपी एक बार दिखाइए। तो वो मेरा ये रहता था कि राइटिंग दिखाइए। तो कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसा भी कहते थे इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, इसको अच्छे मार्क्स मिल जाने हैं, राइटिंग का तो आपको प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। ये बहुत सुनने मिलता था मुझे जब भी मैं लिखती थी कि आपको देखिएगा, आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, आप राइटिंग के कारण ज्यादा। तो मुझे वो चीज ना थोड़ी सी लगती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मैंने मेहनत भी किया है, तो लोग ये समझेंगे कि इसकी राइटिंग अच्छी है इसलिए इसने नंबर दे दिए, मेरी क्वालिटी नहीं देखी जाएगी। तो ये था राइटिंग। तो मैं मतलब ये कि जो आपकी राइटिंग है, तो फिर अच्छी या बुरी राइटिंग बोल सकते हैं, तो क्या वाकई में मेंस के जो नंबर है उसको प्रभावित करती है? तो मेरा मानना है कि राइटिंग इतनी आपकी होनी चाहिए जिसको पढ़ा जा सके आसानी से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। 3 घंटे में आपको बहुत स्पीड मेंटेन करनी है, आपको आंसर कंप्लीट करना है। तो जो चेकर है वो आपके आंसर्स को पढ़ सके इतना, और आपको जो अशुद्धियाँ हैं, जो व्याकरणिक त्रुटि करते हैं, वो ना करे, इतना ध्यान रखना होता है। बहुत ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग का एक लॉस भी होता है कि अगर आपने कुछ गलती लिखा या गलत लिखा है तो वो क्लियर दिखता है। तो जब मैं आंसर लिखती थी टेस्ट के दौरान, तो सबका ये कहना होता था कि लिखा आपने बहुत सुंदर, आपकी कॉपी दिख रही है, लेकिन आपकी गलतियां भी उभर के दिखेंगी। तो वो दूसरा पहलू वो भी है। मैं यही कहूंगी कि राइटिंग का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप इतनी अच्छी लिखिए आसानी से पढ़ा जा सके, आप खुद पढ़ सके। तो मैम पढ़ाई के अलावा आपके और क्या शौक है? मुझे संगीत सुनना और गाना पसंद है। तो आप गाना भी गाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मेरी हॉबी है, सिंगिंग मेरी हॉबी। तो मैं जब भी पढ़ाई के दौरान जब भी फ्री होती तो मैं
ऐसे खाली टाइम में हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ, रियाज करती रहती हूँ, तो बड़ा मेरा शौक रहा है। वो उसके साथ साथ मुझे पढ़ाने का भी शौक रहा है। तो मैं जैसे आपने पूछा था कि कठिन समय में, क्योंकि टेंशन हो जाता है, इतनी लंबी तैयारी का दौर होता है, हो जाता है। तो मैं इस समय में मैंने पढ़ाया भी, कोचिंग में मैं पढ़ाती भी थी, थोड़ा सा समय मैं वहाँ भी देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ जोड़ करके। और खाली समय में फिर मेरा संगीत है, और इसके साथ साथ घर में गौपालन भी है, डेयरी भी है, तो मैं वहाँ भी थोड़ा समय दिया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं थोड़ी स्ट्रेस होती थी तो मैं गायों के बीच बैठ जाती थी, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था बहुत। तो ये ऐसा। तो मैम, आप एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? जो एस्पायरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एकदम सिंपल चीजें कहूँ कि देखो, कोई बहुत आपको अलग नहीं करना है इस एग्जाम में, और बहुत कुछ जादुई जैसा कोई ट्रिक नहीं है जो उसमें अपनाना है और आपको एग्जाम निकलना है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट है नहीं। और मेहनत के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और इसके साथ, क्योंकि ये एक एग्जाम है और इसके 3 मोड, तो आप हर मोड की आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं, अपने आप रिटन प्रैक्टिस करते हैं, और अपनी कमियों का एनालिसिस करते हुए कैसे। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, अपने समय का प्रबंधन करें, और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और एक चीज ऐसी रहती है कि हमारा ध्यान रहता है कि जैसे हम सुनते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, कितने टेस्ट लगाएं, कहाँ लगाएं, तो इन सब चीज के पीछे मत भागिए, सोर्सेज के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उस पर आप बिलीव रखिए, जहाँ से मार्गदर्शन ले रहे हैं उस पर आप बिलीव रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंट आपके अंदर आए, और कॉन्फिडेंस और इजी है जब आप चीजों को देखते हैं और अपनी कमजोरियों को देखते हैं, उस पर सुधार करते हैं धीरे धीरे। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आप ब्रेक ना करें। आप तैयारी के दौरान आप सब चीज कीजिए, अपना प्रायोरिटी अपनी जो है, अपने गोल को, अपने टारगेट को दीजिए, फिर मुश्किल नहीं, बहुत आसान। तो मैम, आपको इस सफर के दौरान सबसे अनमोल सीख क्या मिली? सबसे अनमोल सीख तो ये रही कि आप हार नहीं मानना है। आपका जो लक्ष्य है उस पर अडिग रहना है। उतार चढ़ाव आएंगे, संघर्ष तो होगा जीवन में, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि बहुत लंबा समय, जैसे कि मैंने बताया, रहा, धैर्य मुझे रखना पड़ा, बहुत उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मैंने तैयारी में अपनी कमी नहीं की। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है आपको समय लगे, थोड़ा सा हो जाता है कि आप तैयारी में कभी सफलता नहीं मिली है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वापस लग जाइए, आप देखिए क्या कमजोरी है, उसको दुरुस्त कीजिए, और उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप वापस तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं होती, आप कोशिश कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। वाकई में मैम से मिलने के बाद एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। इतने लंबे संघर्षों के बावजूद न उन्होंने हार मानी और न ही अपनी उम्मीद तोड़ी। वाकई में यह संघर्ष समाज को बहुत कुछ सिखाती है।